नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। देश का बजट 2022-23 मंगलवार को पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर है। ये एक रिकॉर्ड होगा कि चौथी बार महिला फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर रही हैं, और लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि बजट कैसा होगा। ये दूसरा अवसर होगा जब कोविड के दरमियान, उसी के बीच ये बजट आ रहा है। हर वर्ग को उम्मीद है, गवर्नमेंट खुद मान के चलती है कि देश में तरक्की हुई है, लेकिन लोगों पर विपरीत असर भी पड़ा है। ये बड़ा डिप्लोमेटिक और ये कहूं पॉलिटिकल बयान है, लेकिन हर वर्ग को उम्मीद इस लिहाज से भी है कि व्यापारी वर्ग है, बहुत सारा समय लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू, कभी क्या, उसी के बीच अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। और हर कोई चाहता है कि मेरे इंडस्ट्री को या मैं जिस सेगमेंट में काम करता हूं उसको भी बूस्ट अप करने के लिए एक बूस्टर डोज की आवश्यकता है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बजट विश्लेषक जीडी व्यास साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एमएसएमई सेक्टर से अजय गुप्ता साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एंटरप्रेन्योर अलका बत्रा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ कल्याणी सचान जी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। मैं व्यास साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये बजट का आकार बढ़ाना भी आजकल सरकारें बहुत बड़ी बात मान के चलती हैं कि देखिए बजट का आकार 40 लाख करोड़ के पास अब की बार पहुंच जाएगा 14% इजाफा करके। लेकिन बजट के आकार को बढ़ाने से क्या इसमें ये तो माना जाता है कि पूर्व समीक्षा रिपोर्ट पेश की जाती है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जितनी तैयार होती है, धरातल पे अगर लोगों से पूछा जाता है तो कहा जाता है कि अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन हमारे यहाँ काम तो हुआ ही नहीं। तो वास्तव में बजट को भी लॉजिकली और ये कहूं कि उसे वास्तविक स्थिति पे लाने के लिए कुछ पहल करनी चाहिए सरकारों को, ताकि लोगों को गले भी उतर सके कि मेरा बजट पेश हो रहा है। बिल्कुल इस बात की पहल करनी चाहिए। और मेरा अपना एक मानना है कि बहुत सारी चीजों को, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए फॉर्चुनेटली, क्योंकि जो विशेषज्ञ आर्थिक विशेषज्ञ है वो इस पे अच्छी टिप्पणी कर पाएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको हम रिपीट करना शुरू कर देते हैं बजट में, ताकि वो लोग लुभावन लगने लग जाती है। असलियत में वो योजनाएं पहले से चल रही होती हैं या चालू हो चुकी होती हैं, चालू होने वाली होती हैं, उनके लिए प्रावधान रखा जाता है। मैं एक निवेदन करूं योगेंद्र जी कि जिस तरह रेलवे के बजट को शामिल कर लिया गया, एक पूरा दिन रेलवे बजट पे आता था और लंबा चौड़ा बजट पेश होता था, अब उसकी मुख्य मुख्य बातें आपके जनरल बजट में शामिल कर ली जाती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रेलवे बजट अब पूरा नहीं आता, आता है, पर वो इसी तरह आता है जैसे हम बहुत सारे कागजों में एनेक्सर लगा देते, फ्लैग लगा देते कि ये सामान्य बात ये है, इसको विस्तृत देख रहा हूं तो इस एनेक्सर पे चले जाइएगा। तो मैं यहाँ निवेदन भी करना चाहूंगा और मेरी इच्छा भी है कि जितनी बात संक्षेप में कही जाएगी आदमी उतना समझेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जो बजट पेश किया जाता है वो न केवल जनता को समर्पित होता है अपितु जनता उसको समझती है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन बहुत सारी बारीकियां ऐसी होती है जिन बारीकियों को जनता को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, अनलेस अदरवाइज उनको समझना आवश्यक हो। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सैद्धांतिक रूप से उनके लिए क्या होने वाला है उनको पता पड़े। आज हम कहें जीडीपी 7.2 रहेगी या 7.7 रहेगी या 9 रहनी चाहिए या इतनी रहेगी, वो बेचारा बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाता। आप यदि उससे ये बात कहें कि साहब आपका राजकोषीय घाटा ये रहेगा या राजकोषीय सरप्लस ये रहेगा, तो वो ठीक है, उसको सुन लेगा और उसको कहेगा अच्छा ठीक, अपने समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, बोलेगा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो उसको बिल्कुल साइड में रख देगा। तो हमारा बजट ऐसा हो जो आम जनता जिसको समझ पाए और ये पता लगा पाए कि उसको कितना फायदा होने वाला है या उसको कितना इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आम बजट यही लोग समझ के चलते हैं कि मेरी जेब में तो पैसे मिलने रुकने चाहिए और उसके अलावा मेरी जरूरत का काम भी पूरा होता रहे, तो इसका मतलब है कि देश में खुशहाली है, बजट ठीक से चल रहा है। सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां इस बार होंगी। कोविड के दरमियान दूसरा बजट आ रहा है। सरकार माने ना माने, लेकिन हालात साफ दिखाई दे रहे हैं कि बेरोजगारी का रेशो काफी बड़ा है। काफी इस वजह से कह रहा हूं कि पिछले दिनों ही एक सर्वे रिपोर्ट आई थी जिसमें गरीब और गरीब हो गया। 23 करोड़ के आसपास लोगों के लिए कहा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो एक बड़ी चुनौती होगी उनको रोजगार देना। 5 किलो राशन देना सॉल्यूशन नहीं है,
हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा, तभी भारत आत्मनिर्भर होगा। धरातल अगर आपका कमजोर है, आप अगर पिलर बनाए जा रहे हैं, कल्याणी जी बताएंगे, बिना पिलर के अगर रियल एस्टेट में आप इमारत बना देंगे तो उसका अंत क्या होना है सबको मालूम है। वही स्थिति अगर हम देखें तो केवल चुपड़ी बातों से नहीं। दूसरा, महंगाई एक बड़ी चुनौती है। आपके पास में खरीदने की ताकत नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं आएगा, तो आप खरीदेंगे कैसे? अभी मैं पढ़ रहा था कि चिप जो बनती हैं उसके कारण व्हीकल्स का प्रोडक्शन है वो काफी असर पड़ रहा है। अगर वो इंडस्ट्री आती है तो एमएसएमई सेक्टर को भी उसमें एक रोल किस तरह से प्ले कर सकते हैं, उस पर गाइडलाइन आनी चाहिए, उस तरह से काम होना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर को लेकर के चलिए दुनिया में नहीं है जेटली साहब, क्योंकि मध्यम वर्ग में एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग भी आते हैं जो एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में होते हैं। ये कहा था कि वो अपनी खुद करेंगे। फिर निर्मला जी ने एक कोविड के दरमियान ही बड़ा पैकेज दिया, लेकिन उस पैकेज का पता नहीं चल पाया। मैं नहीं समझ पाया उस पैकेज से क्या फायदा हुआ और कैसे क्या चला, लेकिन चर्चाएं बहुत हुई उसकी। अजय गुप्ता साहब के पास जाना चाहूंगा मैं। अजय जी, हर वर्ग को उम्मीद है और आपका जो तबका है या कहूं वर्ग है वो बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयर है भारत के अंदर। तो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग, निर्मला जी से कुछ दिन पहले जब वित्त भवन में मुलाकात हुई थी मंत्रालय में उनसे, तो कुछ संकेत है कि इस बार तो कुछ राहत मिल सकती है आप लोगों को, या फिर इस इंडस्ट्री को भी एक बूस्टर डोज मिल सके? मुझे नहीं लगता सर कि एमएसएमई को कोई राहत मिलेगी। तो मुझे लगता नहीं है सर कि 2 साल 3 साल से हम देख रहे हैं कि एमएसएमई एक नाम रह गया है, और एमएसएमई नाम रह गया। हाँ, गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है एमएसएमई और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में आप जीएसटी से लेकर सारी चीज देख लीजिए कि एमएसएमई के लिए काम करना दिन पर दिन डिफिकल्ट हो जा रहा है। आज की तारीख में जीएसटी को जितना हम सिंप्लीफाई करने की बात करते रहे उतना ही ज्यादा क्लिष्ट हो गया। हमें दुनिया भर के फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, दुनिया भर की बातें करनी पड़ रही हैं। आपने कह दिया था 30 लाख 40 लाख, लेकिन अभी वो जो लेता है सप्लायर उसको जब तक आपका जीएसटी निकाल लेगा ही नहीं आपसे। तो कुल मिला के मेरे को इस देश में एमएसएमई का भविष्य नहीं दिखता सर। मैं बहुत ब्लंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। लेकिन 2 चीजें बहुत क्लियर समझ में आ रही है। एक तरफ तो जो मीडियम टू लार्ज इंडस्ट्री से बढ़ते जा रहे हैं। आप सारा शेयर मार्केट देख लीजिए, सारे बड़े कॉर्पोरेट्स देख लीजिए, दे आर कमिंग टू एवरी सेक्टर। अभी आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था, अडानी ने रेलवे के लिए अलग कंपनी बना ली और वो पोर्ट से अलग निकल रहे हैं। तो उनको इतना कुछ दिख रहा है। दूसरी तरफ एमएसएमई की 2 साल में 80% एमएसएमई की हालत खराब है। जीएसटी की वजह से उनका कैश फ्लो बिगड़ा हुआ है, और जीएसटी के कंप्लायंस इतने टफ हो चुके हैं कि अच्छा, कुछ जो ठीक ठाक कंपनी जैसे मेरी कंपनी, हम तो फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट रख के बैठे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी एमएसएमई है कि जो फुल टाइम अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उनके लिए तो ये हालात है सर कि बैंकों से बात कर लीजिए, रोजी पिक्चर है। एक ग्राउंड रियलिटी पे हर एक आदमी, एमएसएमई के 70% लोग अपनी पुरानी कैपिटल से बिजनेस कर रहे हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि कितनी बात हम कर लें, लघु उद्योग व्यापार से सब लोगों ने जाके ऑनरेबल सीतारमण जी को सब निर्देश दिए होंगे, ग्राउंड रियलिटी पे उन चीजों को कोई समझने को तैयार नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक आप कंप्लायंस ठीक नहीं करेंगे, कंप्लायंस कॉस्ट इतनी बढ़ गई है। कंप्लायंस कॉस्ट आज की तारीख में एमएसएमई के फील्ड में सब बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर आ गए हैं, और इस लेवल पे बिडिंग हो रही है, इस लेवल पे कॉस्ट कम हो रही है कि एमएसएमई तो उस कॉस्ट पे ऑर्डर ले ही नहीं सकता। जब बड़ी कंपनियां एमएसएमई के प्रोडक्ट या एमएसएमई सर्विसेज में कंपीट करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट एडवांटेज आप 15% दे भी देंगे, पहले स्टेट मिलता भी नहीं है, तो वो बड़ी कंपनी के फेवर में जाएगा। तो अब इस देश में एक ही चीज होनी चाहिए सर, बिग इज ब्यूटीफुल जी। मेरे को एमएसएमई में बजट से कोई उम्मीद नहीं है, और मैं सबसे जो भी एमएसएमई मेरे से बात करता है उनसे कहता हूँ कि थोड़े दिनों में एमएसएमई का नाम बंद कर दीजिए, सब बड़े बनने के। वैसे अजय जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। चलिए, बजट भी हमारे एक रस्म अदायगी कहूंगा इसे, बेशक लोगों का ऐतराज होगा इसके अंदर, इस वजह से कह रहा हूँ जीएसटी के बाद में कायदे से कोई बजट का ज्यादा महत्व रह गया है? नहीं रह गया ना, वही मैं कह रहा हूँ। आज की तारीख में जब टैक्स हमें पता है, जीएसटी की डेट हमें पता है, 5-7 साल पहले जब जीएसटी का हमें पता था ये टैक्स ये मेरे को बेनिफिट होगी, अब तो सब कुछ क्लियर है। इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, सब कुछ, इनकम टैक्स, हमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। प्लस आज की तारीख में मेरा 31 मार्च को मेरा बैलेंस शीट बाहर है, यदि मैं पूरा 1 नंबर में काम करता हूं तो 1 तारीख को, 1 अप्रैल को मेरी बैलेंस शीट देख सकता हूं। तो आज की तारीख में ट्रांसपेरेंसी होने से फायदा तो बहुत हुआ है, लेकिन आज की तारीख बजट के मायने ये हो गए कि आप कितने सेक्टर में कितने एलोकेशन कर रहे हैं। मैं इसको बजट में समझ रहा हूं। चलिए, जीएसटी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी को लेकर के लंबे समय से जो व्यापारियों को उसे और थोड़ा सा सहज बनाने की जो आवश्यकता है, अब उस पर कितना गौर कर पाएंगे निर्मला जी, देखना होगा। मैं आऊंगा अजय जी वापस आपके पास में। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा कल्याणी जी। कल्याणी जी, अफोर्डेबल हाउस स्कीम को 1 साल और एक्सटेंड किया था कि गवर्नमेंट से जो राहत मिल रही थी उसमें, इस बार कुछ उम्मीद है कि कोरोना की वजह से सेम पिक्चर है अभी, तो इसे और बढ़ाया जा सकता है?
मेरे हिसाब से तो बढ़ाना चाहिए और बढ़ाया भी जा सकता है। बाकी सबसे बड़ा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो माइनस पॉइंट आ रहे हैं पिछले वर्षों में जब से ही बजट बना है, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी वर्ड है ना, वो रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। बिकॉज रियल एस्टेट में जो व्हाइट और ब्लैक का जो ये दिखा रहे हैं, इनको ब्लैक का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है शायद। जो लोग ये कहते हैं कि ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी क्या होती है, उसका अगर एक्चुअल मीनिंग निकाला जाए तो वो कुछ और बनता है। बट वो ब्लैक मनी तो कहीं है नहीं। बट जो गरीब लोग हैं अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर करते हैं, जो मिडिल से भी नीचे के लोग हैं, इवन चाय वाला हो या रिक्शा वाला हो, वो लोग छोटे छोटे प्लॉट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो ब्लैक मनी होती है अकॉर्डिंग टू हमारी गवर्नमेंट। तो वो ब्लैक मनी नहीं है, वो उनकी मेहनत है, उनके पास इतना पैसा इकट्ठा होता है इसलिए वो उसमें लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मेरे ख्याल से इस बार ये स्टार्ट करना चाहिए कि अफोर्डेबल हाउसिंग को रखो, बिल्कुल वो आगे बढ़ना भी चाहिए। बट ये ब्लैक और व्हाइट का भी क्लियर करना चाहिए ताकि जो छोटे लेवल के लोग हैं वो अपने लिए छोटा सा घर बना पाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वैसे तो लंबे समय से रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। हमारे यहाँ कई बार 40 में अभी जुड़ी हुई है अलका जी, कई बार मैं देखता हूँ यहाँ लोगों से बात करता हूँ तो ये चर्चाएं होती हैं कि इस इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जा रहा। अभी भी रियल एस्टेट बिजनेस कहा जाता है, रियल एस्टेट मार्केट कहा जाता है, लेकिन उसे अभी भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया और वो दिया जाना चाहिए। दूसरा, एक मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों धारणा बनी हुई है, और यूं कहा जाए तो एक चर्चा होती है कि रियल एस्टेट में पैसा है, किसका होगा, नेताओं का होगा, ब्यूरोक्रेट्स का होगा, ये चर्चा होती है। अब वो वहीं से कहीं से ब्लैक मनी निकल करके आती है, लेकिन हमारे यहाँ इससे एक गलत नजरिए से और देखते हैं। बहुत पाक साफ तरीके से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं लोग, लेकिन क्या कहेंगे कि वो भूमाफिया है। ये तो अलका जी चर्चाएं होती है इस तरह की। तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस में एक थोड़ी क्लैरिटी लाने की आवश्यकता है। सरकार को भी अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में वो भी, बेशक एक स्थायी रोजगार नहीं मिल पाता है, लेकिन आपकी असंगठित क्षेत्र की जो मजदूर हैं, जिनके लिए एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयर के रूप में उस समय अगर पलायन के लिए कोई ढंग की पॉलिसी होती तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट रोक सकता था उनको, कि चले स्कीम्स हैं, आप 2 साल बाद में किसी को हैंड ओवर करने जा रहे हैं जिन बजट को, उसको आप रोक करके काम पूरा कर सकते थे। लेकिन खैर एनीवे वो एक काला अध्याय था, समय के साथ चला गया। अलका जी आपके पास आना चाहूंगा। बेरोजगारी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है एक, और सरकार के लिए चुनौती भी है। अब किसी को भी 2 वक्त की रोटी चाहिए, अपने परिवार का पालन करना चाहेगा। मैं एक पढ़ रहा था कुछ लोगों की हिस्ट्री अभी क्राइम रिपोर्ट्स में, तो उसमें था कि किसी ने को दूध की थैली चुराने का काम शुरू कर दिया, किसी ने क्या काम शुरू कर, क्यों किया कि साहब रोजगार नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ब्लास्टिक पोजीशन में पहुंच रहे हैं हम। सरकार को कुछ नरेगा या ऐसी कुछ और स्कीम्स लेके आनी चाहिए, जो, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि देश में बेरोजगारी का स्तर कहां जा रहा है। बिल्कुल। बेरोजगारी का स्तर देखिए, पहले से बेरोजगारी तो हमारे देश के लिए समस्या थी ही थी, लेकिन पेंडेमिक के बाद से ये समस्या थोड़ी ज्यादा हो गई। पिछले 1.5-2 साल में ये तो बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि बहुत सारे अपना जॉब लूज किया बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज बंद हो गई। एमएसएमई सेक्टर जैसे अभी अजय जी डिस्कस कर रहे थे, इन सेक्टर्स को ने सफर किया, तो उनके बिकॉज ऑफ दैट लोगों ने जॉब भी लूज किया। सरकारी नौकरियों की बात मैं नहीं करी, प्राइवेट सेक्टर की बात करती हूँ। और वैसे भी आप देखिए इंडेक्स में आ रहा था कि इसी सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 60,000 करोड़ अपने को जो ये है हमने जॉब्स हम लोग क्रिएट करेंगे, 60 लाख जॉब करेंगे, जिसका भी इन लोगों ने अभी तक पूरा नहीं कर पाए। तो स्टार्टिंग में जब हम चल रहे थे कि जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो भी हम लोग गुड पॉइंट्स देते हैं कि हम इस सेक्टर में ये करेंगे, वो सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर की जब नेक्स्ट बजट बनता है तब तक कोई भी योजना पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती, उसके फंड्स यूज नहीं होते, उसके डेटास पूरे नहीं होते, चाहे वो नौकरी दिलाने का काम हो, चाहे किसी की सुरक्षा के लिए अगर आपने कुछ असाइन किया हो, या किसी भी चीज के लिए क्या हो, तो कहीं पे भी अपने बजट में पिछले बजट के पूरे टारगेट्स ही नहीं होते। हमेशा वो लैप्स हो जाते हैं, छूट जाते हैं, या नेक्स्ट के लिए आगे फॉरगो कर दिए चले जाते हैं। कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो अपनी जो खुद का बजट बना हुआ है उसकी ऑडिट होनी चाहिए। जो लास्ट ईयर का बजट था वो कितना क्यों नहीं पूरा हुआ, उनके ऑफिसर्स के ऊपर चेक होना चाहिए कि अगर आपको 60 करोड़ का बजट दिया था तो उसमें से 40 करोड़ ही लगा या 25 करोड़ ही लगा, बाकी का क्यों नहीं यूज हुआ, और फिर वो लैप्स हो गया, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से आप वैसी योजनाएं दिखा देंगे। अब तो वैसे भी इलेक्शन सामने है
और इस तरह की योजना दिखा दिखा के ये लोग फिर से हम लोगों को ये करेंगे। और जीएसटी की जैसे सर ने बात की थी या टैरिफ की बात की थी, जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर क्यों सफर करा? एक तो पेंडेमिक लेबर पलायन कर गई, ऊपर से सरकार ने कुछ भी एक्स्ट्रा हेल्प नहीं की एमएसएमई सेक्टर की, इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा सफर किए। हमारे को अगर स्टेट्स में भी देखिए तो आप देखिए पेट्रोल की कीमतें हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा है। मैं राजस्थान की बात करें, वैसे इन जनरल तो पूरे कंट्री में एक ही रेट होना चाहिए, चाहे वो टैक्स किसी भी, चाहे फ्यूल के ऊपर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में भी वेरिएशन है, पर यूनिट 4 से 5 रुपए का प्लस माइनस होता है हर स्टेट के बीच में। और फ्यूल में तो देखिए हम 14 से 15 रुपए ज्यादा दे रहे हैं हमारे स्टेट। ये भी एक अलका जी एक डिमांड उठ रही है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड भी कर रहा है कि वन नेशन वन एनर्जी टैरिफ। बिल्कुल, सब एनर्जी का भी टैरिफ वन होना चाहिए, फ्यूल का भी। जो बेसिक दो चीजें हैं, जो फ्यूल में ये नहीं कह रही हमारी कार में डलता है, फ्यूल जो इंडस्ट्रीज में भी यूज आता है, आप किसी भी चीज के लिए देखिए तो वो डीजल्स हैं या जो भी है व्हाटएवर, तो ये टैरिफ अगर हम लोग एक बार सेट करें। और जो तीसरा सेक्टर, अभी आपने रियल एस्टेट की बात करी, तो रियल एस्टेट में मकान ही नहीं है सर, इसके साथ ईंटें जुड़ी हुई हैं, सीमेंट जुड़ा हुआ है, स्टील जुड़ा हुआ है, लोहा है, लेबर है, आपके ईंट है, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, सब कुछ है। आर्किटेक्ट है आपका। अब वो तो सर्विसेज हो गई सर। मैं तो आपको इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, उसमें भी एमएसएमई और बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज भी जुड़ी हुई है रियल एस्टेट सेक्टर के साथ। प्लाईवुड है, वुड है, मींस लाइक सो मेनी थिंग्स आर देयर। बिल्कुल, एक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता, उस स्ट्रक्चर में हमें देखना होगा कि ये बॉडी है, बॉडी में हमारे हाथ भी है, नाक, आंख, पांव, सब चीजें हैं, उसी तरह से एक बिल्डिंग बनती है और उसमें बहुत सारे लोगों को जुड़ा। मैं वापस आ रहा हूँ अलका जी, बिल्कुल अलका जी वापस आऊंगा, मैं जूडी व्यास साहब के पास में जाना चाहूंगा। व्यास साहब, दो बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा पहले भी सवाल था। हर गवर्नमेंट अपना एक तो इसी बात को लेकर के बड़ी तालियां देखना आप जब कहेंगे कि बजट का आकार, उस पर जोर फोकस किया जाएगा कि बजट का आकार 19.6 लाख करोड़, फिर रिपीट होगा उसमें, फिर तालियां पीटी जाएंगी। मैं इसको जरा पब्लिक समझना चाहती है कि क्या आकार बढ़ने से तरक्की का एक पैरामीटर होता है? दूसरा, इस बात को गवर्नमेंट्स क्यों स्वीकार नहीं करती हैं कि वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा राइडर पहले ही लगा चुका है कि गवर्नमेंट जॉब्स आपको कम करने होंगे अगर पैसा चाहिए तो? दो तीन बातों को हम समझने की बहुत क्लियर कोशिश करें कि बजट है क्या। बजट आने वाले समय में हम कहां से पैसा लाएंगे और कैसे खर्च करेंगे, उसमें हमारी सामाजिक योजनाएं भी शामिल होती है, उसमें कृषि क्षेत्र भी शामिल होता है, उसमें दुनिया भर की चीजें शामिल होती है। मैंने शुरू में आपसे निवेदन करा कि आजकल सरकार बजट का आकार तो वो ही रहेगा जो था, और मैं इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, कहूंगा कि कई बार बजट पूरा नहीं होता, वो एक जनरल प्रोसेस है, उसके रीजन है। जहां तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। उस कैरी फॉरवर्ड जो हुआ वो पिछले साल का बजट था, लेकिन हम बजट का आकार बनाने के चक्कर में उस अमाउंट को भी डाल लेते हैं, ये कहते होगा तो इसी साल खर्च। तो मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि आकार बढ़ाने, पहली बात तो कोई आकार बढ़ नहीं रहा, जितना पैसा आना जितना जाना वो लगभग तय होता है, सर्टेन परसेंटेज में प्लस माइनस कर दीजिएगा। जो आपकी आमदनी है, जो आपकी रिसीट है, आमदनी भी नहीं कहना चाहिए, मुझे रिसीट कहना चाहिए, जितनी रिसीट हो रही है उसमें आकार प्लस माइनस बढ़ेगा, वो जनरली लगभग सब लोगों को पता होता है। लेकिन और वहीं से खर्चा हो रहा है, लेकिन उस आकार को और ज्यादा हम लंबा समझाने के चक्कर में जो बेसिक उद्देश्य है वहां से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। सवाल आदरणीय गुप्ता साहब से शुरू हुआ है और इन्होंने एक बात कही कि एमएसएमई सेक्टर खत्म हो रहा है, और ये खत्म हो रहा न खत्म हो रहा की बात नहीं कर रहा, बेसिक बात इन्होंने कही, शायद उसको हम सब पकड़ पाए, वो ये थी चूंकि बड़े लोग आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब्जी कल एक मालन बेचा करती थी, आज सब्जी बेचने के जा रही है, पता नहीं कितने लोग आ गए, और इसीलिए हम खत्म हो रहे हैं। हम बात तो गांधी जी की बहुत करते हैं, चाहे किसी सरकार में बैठे हो, बहुत बातें, लोकल फॉर वोकल। अब तो आप गांधी जी को छोड़िए, लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल एक स्लोगन रह गया है। अजय जी उसी बात को लेकर कह रहे हैं सर, वो भी नाम बदल दो आप, लेकिन है वही गांधी जी का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाली बात। तो लोकल फॉर वोकल, अब वो लोकल फॉर वोकल हो नहीं रहा, क्योंकि ये बात तो सही है कि सब्जी आपके पास गाजर आ रही है या कोई शिमला मिर्च आ रही है, आपके नहीं हो रही, बेंगलोर में हो रही है या वो महाराष्ट्र में हो रही है या कहीं और हो रही है, आपके यहाँ आ रही है, अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही हमारे लोग लेकर के आए। आपने बहुत बड़ी मंडी मुहाना में बना दी एशिया की, वहां पर सामान नहीं आ रहा है, सामान दूसरा लेकर के आ रहा है। एनीहाउ मैं आपके प्रश्न पे आ जाऊं, बात को थोड़ा सा मैं लंबा खींच क्योंकि गया। समय कम है, समय 5 मिनट बची अपने लोगों के पास। जी हाँ। तो मेरा केवल एक निवेदन है कि इसको हमें इस वे में समझना चाहिए, ये जो आकार बढ़ा रहे हैं उससे कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि आकार वही का वही है। आप इस आकार में जो एक्टिविटीज है उसके अमाउंट को एक एनेक्सर बना के डाल दीजिएगा। हेल्थ सेक्टर, आप हेल्थ सेक्टर पे 5 पेज पढ़ दे तो भी कम पड़ेगा, और एक लाइन में आप बात बोले कि साहब हम इतने मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं पूरे देश में, बात खत्म हो गई। कितना अमाउंट बोल दीजिएगा, उतना अमाउंट, लेकिन आप उसको लंबा पढ़े, एक जयपुर में 15, महाराष्ट्र में 25, उसमें, इससे फर्क नहीं पड़ना। इसी तरह ये जो लंबा करने वाली बात है इसको शॉर्ट में लेकर के आना चाहिए। तो एक तो आकार जो है वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जहां तक ये सवाल है, जनता को ये पता होना चाहिए कि उनकी सरकार कितना पैसा कहां से ला रही है और कहां खर्च कर रही है। ये रिसोर्स नहीं बताते कोई भी। रुपए में आकार बढ़ना, अमाउंट वाइज आकार बढ़ना अच्छी बात है, सरकार नहीं बताएगी। ये केवल कल्याणी सचान से पूछ सकते हैं कि आपने रियल एस्टेट में पैसा लगाया, उसके रिसोर्स क्या है आपके पास में। क्या अजय गुप्ता जी अगर अपने एमएसएमई कुछ लगा रहे हैं तो उनको बताना होगा कि ये पैसा कहां से आया, और उसमें अगर गलती से भी 1 रुपया भी ऊपर नीचे है तो नोटिस इनकम टैक्स का फिर वो जवाब देते रहिए आप। जितना पैसा 1 रुपया छोड़ा उससे ज्यादा तो अपने सीए को दे चुके होंगे। ये पोजीशन है हमारे यहाँ सिस्टम की। अजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास में, चलिए, लेकिन एक अपेक्षा होती है कि सरकार किस तरह से राहत दे सकती है एमएसएमई को। सर मैं इतना चाह रहा हूँ एमएसएमई की जो ऑलरेडी प्रेजेंट कानून है, एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल है, एमएसएमई के लिए आपने छूटें दे रखी है, आप उनको राइट अंडरस्ट में इंप्लीमेंट करवा दीजिए। हम अपने आप फाइट कर लेंगे सर। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कानून हम मान गए कि सर आज की तारीख में हमें सपोर्ट वैसा की नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लिए जो आपने कह रहे हैं कि आप ये हमारे कानून बनाए, हमारे फैसिलिटी काउंसिल, यदि मेरा पेमेंट 45 दिन में नहीं आता तो मेरे को मिल जाए, आप उसको सीरियसली इंप्लीमेंट करा दीजिए। आपने कहा कि ईएमडी की छूट है, सिक्योरिटी बिल की छूट है, आपको 15% का प्राइस प्रेफरेंस है, हमें उतना दे दीजिए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा एमएसएमई को डिमांड भी करनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए सारी एसोसिएशन को कि जो मैं आपने आज तक 5 से 10 साल से आप ये कह रहे हैं हमारे लिए आपने कानून बनाए, बैंक वालों को कह दीजिए कि CGFAR में आप दे दीजिए, और उनकी परफॉर्म मॉनिटरिंग करने के बाद जो अधिकारी उसमें फ्लो करते हैं उनको आप सजा दीजिए। आज भी कितना कहने के बाद भी सर 45 दिन में पेमेंट नहीं आ रहा है, तो काउंसिल में जीतने के बाद भी 2-2 साल तक आप बैठे रहिए, जीतने के बाद भी उसकी कोई सैंक्शन नहीं है। मैं 2 केस मेरी कंपनी जीत के बैठी है, 36% ब्याज का मीटर घूम रहा है, जेडीए को देना है मुझे पैसा लेकिन दे नहीं रहा, तो उस चीज का, उस कायदे कानून का मायने नहीं है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं सर, हम करने को तैयार हैं, एमएसएमई को हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सब कुछ छूट नहीं है ना, जीएसटी बराबर है, कस्टम ड्यूटी बराबर है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बराबर है। मैं सर अजय जी कुछ देर पहले जयपुर के स्टेचू सर्किल पे कोई मित्र हैं, उनसे मैं पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी में हूँ, बजट पे मेरे को डिस्कशन करना है, तो उन्होंने बड़ी लॉजिकली एक बात कही, बड़ी रोचक बात कही कि कुछ नहीं है जी, पहले अंग्रेजों को देते थे लगान व्यापारी या काश्तकार, उसके बाद में ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, और पहले मुगलों को, फिर अंग्रेजों को, और अब सरकारों को देना पड़ रहा है। तो उसमें क्या नई बात है कि डेफिनेशन तो वही घूम रही है, केवल चेहरे बदले हैं, कोई अंतर नहीं है। व्यापारी तो वही फील कर रहा है, हिंदुस्तान का व्यापारी सरकारें नहीं उठा रहे हैं, वो अपने बूते, अपने जज्बे और अपने दिमाग से उठ रहा है। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, पहले चाहे गुलामी हिंदुस्तान की उस वक्त की रही हो, चाहे आज की रही हो, वो अपने हिसाब से चलता है और अपने हिसाब से खड़ा होता है, सरकारों के भरोसे नहीं होते हैं। शायद यही एक हिम्मत है कि मुझे लगता है कि विषम और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हवाओं से टकरा करके हमारा व्यापार उद्योग आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि मैं डिमांड्स में देखता हूं और लास्ट में कहते हैं कि कोई नहीं, पीठ थपथपाते हैं कि, और जेटली साहब ने तो बड़ी रोचक की बात कही थी कि आप अपना खुद ध्यान रखिए। जैसे पैसेंजर होते हैं ना कि बस में सवारी सामान का रक्षा स्वयं करें, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको खुद को अपना ध्यान रखना होगा। गवर्नमेंट को तो केवल टैक्स देना है आपको, जिसमें कोई कंजूसी नहीं होगी, आपको देना ही है। कल्याणी जी आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, आप और अलका जी से मैं 30-30 सेकंड में जानना चाहूंगा। चलिए, रियल एस्टेट में होना क्या चाहिए, मैंने अफोर्डेबल स्कीम वाली बात तो आपसे की, लेकिन उसके अलावा चाहते क्या है? मैं रियल एस्टेट में, एक तो रियल एस्टेट मार्केट जो डेवलप होती है, जो फंडिंग की आपने बात की कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, हमारे पास पैसा पब्लिक से ही आता है।
और जब ये मैंने एक क्वेश्चन उठाया था ब्लैक एंड व्हाइट का, वो इसीलिए उठाया था क्योंकि जो पब्लिक हमारे साथ कनेक्ट होती है और जो हमारी सरकार बोलती है कि वो गरीबों के लिए बहुत वेलफेयर कर रही है या गरीबों को समान, एक नारा लगाए गरीबों को समान रूप से वो एक लेवल पे लाना चाहते हैं, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त गरीबों को हो रहा है। तो सबसे पहले तो इन चीजों को सुधारे रियल एस्टेट के अंदर कि जो पैसा आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन वो उस हिसाब से लें कि एग्जैक्टली कहाँ से पैसा आ रहा है और उस बंदे ने जिसने पैसा लगाया है उसने किस तरह से कमाया है। क्योंकि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज है ना, वो गरीबों को एक्चुअल में मार रही है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसलिए डाउन भी जा रही है। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कोविड के टाइम में, अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे इतना ज्यादा फोकस गवर्नमेंट नहीं करती तो मुझे नहीं लगता है कि पलायन होता और मजदूरों को काम नहीं मिलता और ये इतनी प्रॉब्लम आती। मेरा मानना ये है। बिल्कुल। अलका जी, आपके पास आना चाहूंगा, आप खुद भी स्टार्टअप्स और इनसे जुड़ी हुई हैं। क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया, मेक इन इंडिया पे फोकस करने की कोशिश की, इसका रिव्यू करना चाहिए कि हाँ हम धरातल पे उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे स्किल का यूज दुनिया ले रही है, हम कर पा रहे हैं, हो रहा होगा, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल बढ़ने की जरूरत है। इसके अंदर हमारी क्रिएटिविटी, आपने एडमिट किया है कि इंडियंस हम लोग बहुत क्रिएटिव हैं, हमारे पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, हम बहुत बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया और इसके फंड्स जो हैं, और स्टार्टअप्स में भी देखिए तो 100 में से 10 जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, 90 फ्लॉप हो जाते हैं। आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन ऑल दिस थिंग्स टू गेट दीज स्टार्टअप्स जो आगे आगे कुछ छोटा छोटा अपना बिजनेस शुरू करके बड़े लेवल तक पहुंचे और सरकार की तरफ से उनको अच्छे से फंडिंग मिले, काम मिले और मेंटरशिप मिले। जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनसे मेंटरशिप मिले, कुछ इस तरह का आई थिंक टाई अप होना चाहिए। क्योंकि एमएसएमई जो खुद से खड़े हुए हैं उनके साथ अगर स्टार्टअप्स का टाई अप हो जाए तो अच्छा खासा इससे हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, उसमें रोजगार भी निकलेंगे और इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। चले, मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों के निश्चित रूप से काफी अच्छे सुझाव हैं, और लेकिन ये सुझाव अब निर्मला जी, मुझे लगता है कि बजट तो पैक हो चुका, हलवा नहीं इस बार मिठाई के साथ में, और इंतजार करना होगा। लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और यहीं पे हमारी विशेष चर्चा को एक बार के लिए रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी विशेष चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।